नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका। वेलकम टू आवर 10 मिनट सेगमेंट, जहां पर हम जो भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक बहुत ही बढ़िया सी खबर आ रही है जिसमें कि हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे देश का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क आने जा रहा है और अडानी ग्रुप उसको लेकर के आ रहा है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अडानी ग्रुप, ये भी देखेंगे कि अडानी ग्रुप की ये कैसे इतने बड़े हो गए और ये प्रोजेक्ट्स अडानी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और राइज ऑफ अडानी से लेकर के इससे भारत को क्या क्या फायदा होगा, हमें और आपको क्या क्या फायदा होगा, ये हम सारी चीजें देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क जो है ये गुजरात में सेटअप कर रहा है। कौन सेटअप कर रहा है? अडानी ग्रुप सेटअप कर रहा है। अब अगर हम इसी में और आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि किस जगह पर सेटअप हो रहा है। तो गुजरात में देखिए, ये जो ऊपर वाला एरिया होता है इसको हम रण ऑफ कच्छ बोलते हैं। रन ऑफ कच्छ। नीचे वाला जो एरिया होता है इसको सौराष्ट्र बोलते हैं। तो रन ऑफ कच्छ एरिया में अडानी 726 स्क्वायर किलोमीटर में ये सेटअप कर रहे हैं। अगर आप नहीं समझते हैं कि ये 726 स्क्वायर किलोमीटर क्या होता है तो इसको कुछ इस प्रकार से समझिएगा। देखिए, एक स्क्वायर किलोमीटर का अर्थ होता है कि 1 किलोमीटर आप ऐसे गए, 1 किलोमीटर आप ऐसे आए, ऐसे करके ये आपका पूरा 1 स्क्वायर किलोमीटर हुआ। मतलब 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, ऐसा अगर आप एक स्क्वायर बनाएंगे दैट इज 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो अब आप अपने आप सोच लीजिए, अपने दिमाग में जरा अपने जो आपका घर है, 1 किलोमीटर आगे जाइए, अब 1 किलोमीटर बाएं मुड़िए या दाएं मुड़िए, इतना पूरा एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर होता है। अब इमेजिन करिए ऐसे 726 स्क्वायर किलोमीटर में ये आ रहा है। ये आप अडानी का ये जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है। अब बात ये आती है, क्या ये सोलर रिन्यूएबल एनर्जी दो प्रकार की होती है। एक होती है सोलर पावर और दूसरी होती है हवा से, विंड एनर्जी होती है। तो भारत में हमने देखा है कि सोलर पावर तो काफी आते हैं, लेकिन क्या विंड एनर्जी बहुत कम होती है भारत में। तो क्या यहां पर कुछ ऐसा होगा? एक बहुत खास बात यह है कि इस पार्क में दोनों ही चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। देखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हमें विंड एनर्जी के लिए भी एक सेपरेट सेपरेट पार्ट होगा जिसमें विंड एनर्जी बनाई जाएगी और एक बिल्कुल ही सेपरेट पार्ट होगा जिसमें सोलर एनर्जी बनाई जाएगी। यानी कि दोनों ही प्रकार का ये फुलफिल करेगा। दोनों प्रकार की रिक्वायरमेंट अडानी का ये पार्क जो है ये फुलफिल करेगा। और कुल मिलाकर के ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये जब बन जाएगा तो 2 करोड़ घरों को यहां से पावर मिलेगी और वो भी पूरी तरीके से ये पावर रिन्यूएबल पावर होगी। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीजें यहां पर आ रही हैं। देखिए, कौन कौन बना रहा है। देखिए, ये जो गुजरात का प्रोजेक्ट है इसको लेकर के आ रहे हैं अडानी ग्रुप और साथ में सुजलॉन ग्रुप। अडानी कौन है? इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़े प्लेयर्स हैं अडानी आज भी। और सुजलॉन कौन है? ये विंड एनर्जी में दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं। तो इन दोनों ने आपस में पैक्ट किया। गुजरात सरकार इनको हेल्प कर रही है इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, इनको जमीन कम दाम में दे रही है और ये दुनिया का भारत का सबसे बड़ा विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी पार्क ये स्थापित कर रहे हैं। और अच्छा, अब बात करेंगे कि हमें इससे फायदा क्या, हमारे वहां क्या होगा। देखिए, आप ये समझिए, कुल मिलाकर के 75% जो पॉल्यूशन है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो फॉसिल फ्यूल की वजह से आती है। जैसे फॉसिल फ्यूल का अर्थ होता है कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब। जैसे जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी पे आते हैं, अगर मान लीजिए हमारी जो गाड़ियां हैं अगर वो मान लीजिए हाइड्रोजन से चल रही हैं या बिजली से चल रही हैं अगर वो, तो जाहिर सी बात है हमको कोयले और पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 75% दुनिया की ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये कोयले और पेट्रोल और डीजल इनसे आती हैं। इसका एमिशन कम हो जाएगा। दूसरी बात देखने को मिलती है, देखिए क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है आप समझ रहे हैं, इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होती है ग्लोबल वार्मिंग, जिनसे पकड़ पड़ते हैं सूखा, जिनसे सूखा पड़ता है। अब अगर हम धीमे धीमे शिफ्ट हो रहे हैं अगर रिन्यूएबल एनर्जी पे, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो जाएंगी। फिर हम देखते हैं यहां पर जॉब क्रिएशन, ये एक बहुत बड़ा एक फायदा होगा। देखिए 2000, ये फिगर बड़ी प्यारी सी है। तो अभी रिसेंट में एक सर्वे हुआ, एक इंटरनेशनल एजेंसी है यूएस की, उसने ये सर्वे किया तो पाया गया कि 2020-21 में 7 लाख नौकरियां थी इस रिन्यूएबल सेक्टर में ऑल ओवर वर्ल्ड। 2020-21 में, कोविड के जस्ट पहले। और कोविड के बाद यानी आज के टाइम पे अगर हम 2030 की बात करें तो इस सेक्टर में 1.5 से 2 करोड़ नौकरियां आज के टाइम पे है। यानी सिर्फ 2 साल में 7 लाख से 1.5 करोड़, इतना यहां पे 20 टाइम्स यहां पर जंप हो गया नौकरी का सिर्फ 2 साल में। आगे आने वाले 2030 तक की ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 35 लाख के आसपास नौकरियां सिर्फ भारत में सिर्फ कोर सेक्टर में होंगी और 3.5 करोड़ लोग इस रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़े हुए होंगे एम्प्लॉयमेंट के उसमें। सोचिए, आज मुश्किल से शायद 10 से 12 हजार 15 हजार लोग जुड़े होंगे और 2030 तक आते आते 3.5 करोड़ लोग, 35 मिलियन भारतीय बोला जा रहा है, 35 मिलियन इंडियन जो होंगे ये इस सेक्टर में होंगे, इनको जॉब्स मिल चुके होंगे। तो बहुत अच्छी चीज होती है कि आप जो टेक्नोलॉजी आने वाली है, भारत ने देखिए हमेशा इस चीज से मिस आउट किया है।
जब इंटरनेट आया, यूएस में पहले आ गया, यूरोप में पहले आ गया, हमारे वहां पर बहुत बाद में आया। इंटरनेट बबल वहां पर, इंटरनेट वहां बहुत पहले आ चुका था, हमारे वहां बहुत, हम बाद में उस वहां पर आ पाए। तो आज भी उस चीज पे लेके हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, आज भी वहां के जो भी स्टार्टअप्स होते हैं उनको कॉपी करते हैं, काफी हद तक हम कॉपी करते हैं, हम यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं। हम कोई नोवेल स्टार्टअप नहीं बनाते यहां पर, बट दिस इज नाउ द टाइम। रिन्यूएबल एनर्जी अब आ रही है और इंडिया उसको स्टार्टिंग से ही टैप कर रहा है। जब ये एनर्जी पूरी तरीके से 2030 में आकर के अपना प्रॉपर मैच्योर फेज में आएगी, इंडिया में पता नहीं कितने जॉब्स, कितने स्टार्टअप्स आ चुके होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग में ही इस ग्रोथ को टैप किया होगा। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है। अभी देखिए बेनिफिट्स में हमने ये देखा। अच्छा, दूसरी चीज देखिएगा, आज बिजली की जो कीमतें हैं 10 रुपए प्रति यूनिट पे इस समय हमको मिल रही हैं। 10 रुपए, 12 रुपए जो बिजली बाहर से आती है, कॉमर्शियल बिजली 10 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए पे मिलती है। घरेलू बिजली जो है वो 5 रुपए, 7 रुपए प्रति यूनिट पे मिलती है। और अगर यही हम सीधा सोलर पे शिफ्ट हो जाएं तो सोलर की कीमत होती है 1 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट, 2 रुपए 20 पैसे प्रति यूनिट। यानी हम 5 रुपए 7 रुपए से घरेलू की बात करें तो हम 2.25 रुपए, 2 रुपए, 2.25 रुपए पे आ रहे हैं। अगर हम कमर्शियल की बात करें तो 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए जो बिजली की कीमत होती है वो हम सीधा सीधा आ जाएंगे। सोलर लेवल की जो बिजली होती है वो हमको पड़ती है 4, 4.5 रुपए की। हम इतना नीचे आ जाएंगे, हमारी कॉस्ट 1/3 हो जाएगी। तो फायदा किसको मिलेगा? एंड यूजर को। अगर कॉस्ट कम होगी तो उसका बेनिफिट किसको जाएगा? एंड यूजर को। ये कुछ बड़े बड़े फायदे हमको यहां पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, और देखें तो ये तो हो गया गुजरात में अडानी का ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है, रन ऑफ कच्छ एरिया में आ रहा है, 726 स्क्वायर किलोमीटर में बहुत बड़े ये सोलर प्लांट एज वेल एज विंड प्लांट लगा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के साथ में। फिर देखिए और भी ये 1200 मेगावाट का, ये अभी 1200 मेगावाट का अभी यहां पावर प्लांट है सिंगरौली में, मध्य प्रदेश में। इसको ये ऐड कर रहे हैं, 1600 मेगावाट का प्लांट बना रहे हैं। फिर इसके बाद में सोलर पावर प्लांट अभी 1000 हेक्टेयर का जो है यहां पर तमिलनाडु में लगाया जा रहा है। ये और प्लांट्स आ रहे हैं, तमिलनाडु में आ रहा है, मध्य प्रदेश में आ रहा है। अब बात ये आती है वाई। देखिए, आप सबके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा, वाई अडानी ओनली? अडानी ही क्यों, और कोई क्यों नहीं? देखिए, इसके बारे में भी आते हैं। राइज ऑफ अडानी, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा आखिर गौतम अडानी के पास ऐसा क्या है कि सारे प्रोजेक्ट्स इनके पास में मिले हुए हैं। पहले हम समझते हैं कौन है ये अडानी लोग। आज इनके पास में देश में क्या क्या चीजें ये देश की इनके पास में है, कौन कौन सी चीजें ये कर रहे हैं और क्या ये सही है या गलत है, ये भी हम देखते हैं एक बार। तो अगर हम इनके ऊपर देखेंगे, पहली चीज तो इन्होंने देखिए देश में 3100 मील यानी लगभग 4500 किलोमीटर की सड़कें इन्होंने ऑलरेडी बना चुके हैं देश में। ये 4-4.5 किलोमीटर की सड़कें बना चुके हैं। सबसे बड़े प्राइवेट ऑपरेटर हैं ये सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के। कैसे? आज भारत का जितना भी कार्गो जाता है, चाहे वो मैरीटाइम पोर्ट से जाए चाहे वो एयरपोर्ट से जाए, आज भारत के मैरीटाइम पोर्ट से जाने वाला 1/3 सारा सामान अडानीज भेजते हैं। यानी भारत के जितने भी पोर्ट्स हैं उसमें से 1/3 पोर्ट्स अडानीज के पास में है और सामान ये भेजते हैं। आज भारत से जितना भी एयर कार्गो जाता है उसमें से 25% यानी 1/4 अडानीज भेजते हैं, यानी एयर कार्गो का 25% हिस्सेदारी। सोचिए, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। भारत एक बड़ा मैन्युफैक्चरर हो रहा है धीमे धीमे, और उस टाइम पर अडानीज के पास में ये पोर्ट्स हैं। 1/3 ये भेजते हैं सी से, 1/4 ये एयर से भेजते हैं। दीज आर ऑल बिग थिंग्स। हम छोटी चीज की 1/3 1/4 बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे सेक्टर का 1/3 1/4 की बात कर रहे हैं। ये इनके पास में है। दूसरी चीज ये आपको बताया, 33% इंडियन एयर कार्गो, 24% ऑफ इंडियन शिपिंग। इसको रिवर्स कर दिएगा, 33% एयर कार्गो एंड 24% ऑफ शिपिंग। ये देखते हैं अडानी ग्रुप के पास में माइन कौन कौन सी चीजों पे है। ये अडानी ग्रुप माइंस कोल निकालते हैं, ये पावर प्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, यानी ये पूरा पावर जनरेशन में भी अडानी पावर। अब ये धीमे धीमे रिन्यूएबल में जा रहे हैं। अब ये भारत के सबसे बड़े रिन्यूएबल प्लेयर्स भी यही हैं। ये पोर्ट्स रन करते हैं, ये जायंट सोलर फार्म्स ये सेटअप कर रहे हैं। दे आर डूइंग ऑल द थिंग्स, बट व्हाई अडानी? अभी भी सवाल ये उठता है। देखिए, यहां पर थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्यों अडानी आए हैं। इसके लिए थोड़ी सी चीज देखते हैं। इवन एलआईसी की बात करें तो एलआईसी के पास भी, एलआईसी ने भयंकर पैसा अपना अडानीज में इन्वेस्ट करा हुआ है, बहुत ज्यादा पैसा। इवन अगर हम बैंक्स की बात करें तो इंडिया और इंटरनेशनल बैंक्स को मिला लें तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का लोन उन्होंने अडानीज को दिया हुआ है। नॉट जस्ट इंडियन बैंक्स एज वेल एज इंटरनेशनल बैंक्स एज वेल। 1.5 लाख करोड़ रुपए का लोन उन्होंने अडानीज को दिया हुआ है। क्यों दिया है, क्या दिया है, आते हैं मुद्दे के ऊपर। समझिएगा, व्हाई ओनली अडानीज जो हमने बात बोली है। इतना बड़ा एम्पायर है अडानीज का। अडानीज गैस में है, अडानीज ग्रीन एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में है, अडानी ट्रांसमिशन यानी ये इलेक्ट्रिसिटी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें है, अडानी पावर यानी ये पावर प्रोडक्शन में है, बिजली प्रोड्यूस करते हैं जिसमें, अडानी पोर्ट्स में है, ये अडानी एंटरप्राइजेस के तहत इनका सोलर, अग्नि फ्रेश, कोल एंड माइनिंग, डिफेंस, ये सारी चीजें आती हैं। अडानी विलमार फूडिंग का है, जो नेचुरल फूड्स होते हैं ये उसमें है। ये अडानी हेल्थ केयर, अडानी फाउंडेशन इनका एक चैरिटी विंग है इनका। इनकी जो वाइफ है प्रीति वोहरा,
मैडम प्रीति वोरा, ये एक डेंटिस्ट थी, तो इनसे शादी करी जब इन्होंने, तो अब ये चेयरमैन है अडानी फाउंडेशन, जो इनका फिलैंथ्रोपिक आर्म है वहां की। तो यार इतना सब कुछ, और उसके साथ में अडानी ऑस्ट्रेलिया, अडानी रियल्टी, अडानी इंस्टीट्यूट, अडानी कैपिटल, अडानी हाउसिंग फाइनेंस। दिस इज अ बिग बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट। क्यों और कैसे? देखो उसका आंसर आपको यहां दिखेगा। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दीज थिंग्स, समझो। पहली चीज, भारत सरकार ने क्या हुआ, एक बहुत कम टाइम में इनको बहुत सारी चीजें दी। भारत सरकार की तरफ से इन्होंने बहुत सारी चीजें इन्होंने जीती। मतलब पोर्ट्स का, इनके पास पोर्ट्स गए सारे, जितने मेजॉरिटी ऑफ द पोर्ट्स हैं, तो वो ये इन जीतते थे। ये बिडिंग होती थी, बिडिंग में इनकी बिड जो थी वो सबसे सही आती थी। मतलब ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ था, ऐसा नहीं कि सरकार ने पहले और पहले पाओ योजना के तहत किया। सरकार ने प्रॉपर बिडिंग सिस्टम हुआ था, जिसमें कि इन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द बिड्स ये जीते। तो पोर्ट सारे ये लेके चले गए। यहां से इनको ये फायदा हुआ कि इनके पास में एयर ट्रैफिक और कार्गो ट्रैफिक, ये सारा का सारा ट्रैफिक इनके पास आया। मार्केट मोनोपोलाइजेशन, ये एक बहुत बड़ा वर्ड है। देखिए, जब आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में होते हो और आपके पास बहुत पैसा होता है, आप किसी नए बंदे को नहीं आने दे सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रिलायंस जब आया मार्केट में जियो को लेकर के, रिलायंस के पास बहुत पैसा था, तो रिलायंस ने अपना जियो को फ्री कर दिया 3 महीने के लिए। इतना ज्यादा पैसा था, उसको फ्री कर दिया, तो बाकी सारे लोग सीधा रिलायंस पे शिफ्ट हो गए। जिस समय कंपनीज 200-250 रुपए पर जीबी डेटा यूज कर रही थी, तब रिलायंस ने डेटा को फ्री कर दिया 3 महीने के लिए। सबने छोड़ करके इधर आ गए। इसको बोलते हैं मार्केट मोनोपोलाइजेशन। यानी आपके पास इतना ज्यादा पैसा होता है कि आप एंट्री बैरियर लगा देते हो। जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप इतना नीचे चले जाते हो कॉस्ट में, और जो नए प्लेयर्स हैं वो बाहर से अंदर आ नहीं पाते मार्केट में, क्योंकि वो भी उनके पास पैसा ही नहीं है इतना कि वो बिना पैसे के, बिना कैपिटल के इतने टाइम तक ऑपरेट कर पाएंगे। तो मार्केट मोनोपोलाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। आपके पास बहुत सारी एसेट्स होती हैं, आपके पास बहुत सारी पावर होती है, क्या आप रोक सकते हो कंपटीशन को? फिर स्टिफल्ड कंपटीशन, ये आपको बात बताइए, आप कंपटीशन कैसे रोक सकते हो? बट इसके बाद भी बात आई कि साहब क्यों ऐसा, वाई गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स कि हाँ अडानी ही चीजें करें। ऐसा क्यों है? गवर्नमेंट ने भी क्यों इनको चीजें सपोर्ट करी हुई हैं कि हाँ भाई ठीक है, आप पोर्ट्स ऑपरेट कर रहे हो, आप एयर कार्गो ऑपरेट कर रहे हो, आप माइंस ऑपरेट कर रहे हो। ऐसा क्यों हुआ है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ किसका है? अब आप अगली स्लाइड पर देखेंगे। हमें बहुत बड़ी, इनफैक्ट हमें मदद है, और वो मदद है अडानी साहब की। अडानी साहब हमारे लिए बहुत ज्यादा मददगार है इस समय। क्यों? इसमें आता है चाइना, और ये इस पूरे वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। सुनिएगा, चाइना ने क्या करा हुआ है, अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट निकाला हुआ है। ये प्रोजेक्ट के बारे में आप मेरे मुंह से कई बार सुन चुके होंगे। ये देखिए, ये चाइना का एक BRI प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत क्या होता है, चाइना यहां से मल्टीपल सीरीज ऑफ पोर्ट्स एंड मल्टीपल, ये देखिए, ये यहां तक रोड बनाई, फिर यहां से क्या करेंगे, ये रोड बना करके ये मतलब समुद्री रास्ते और रोड्स, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो यहां पर ये ऐसा पानी के थ्रू रास्ते, समुद्री रास्ते हो गए, सड़कें हो गई। ये बहुत 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 बड़ा प्रोजेक्ट है, जिससे ये पूरा यूरोपियन नेशंस को, एशियन नेशंस को और अफ्रीकन नेशंस को एक बेल्ट से जोड़ना चाहते हैं। चाइना की सरकार के पास में भयंकर पैसा है। दे आर $17 ट्रिलियन इकोनॉमी। आज के टाइम पर वो 15-17 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। इंडिया इज जस्ट, हम 2-3 ट्रिलियन डॉलर के बीच में अभी हम हैं, मतलब हमसे 8 गुना ज्यादा है। उनके पास इतने ज्यादा वो अगर हम चाइना की बात करें तो वहां पर मैक्सिमम रिसोर्सेज सरकार कंट्रोल करती है। तो अगर वो चाहती है कि आज ये रिसोर्सेज जो है ये डाइवर्ट हो जाए इधर की तरफ, आज ये रोड्स बनाने में डाइवर्ट हो जाए, BRI में डाइवर्ट हो जाए, तो वो डाइवर्ट कर सकते हैं। बट इंडिया के पास इतना पैसा नहीं है, और इंडिया BRI का पार्ट भी नहीं होना चाहता था। इंडिया चाहता था कि यार हमें BRI का पार्ट भी नहीं होना है, हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट अगर बन गए तो चाइना ने जैसे सारे लोगों को दबा दिया ना, वैसे ही हमको भी दबा देंगे। लेकिन इंडिया के पास इतना पैसा भी नहीं था कि अपना खुद का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या अपना खुद का कोई बहुत बड़ा एक बिजनेस या बहुत बड़ी GDP अपनी क्रिएट करे। तो करे कैसे? तब फिर इंडिया टर्न टुवर्ड्स बिजनेसमैन। यहां पर आता है इंडिया का एक दूसरी स्ट्रैटेजी। इंडिया ने अपना गेम बदला। इंडिया को मालूम था चाइना की सरकार के पास जितना पैसा है उतना पैसा हमारे पास में है ही नहीं, तो आखिरकार हम करें क्या? तब फिर इंडिया टर्न्स टुवर्ड्स दिस बिजनेसमैन। इंडियन सरकार ने अपने बिजनेसमैन से हेल्प मांगी। उन्होंने बोला देखिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स कर पाए, लेकिन आप लोग अगर आगे आए, अगर आप लोग भारत को आगे लेके जाना चाहते हैं तो आप हमारा साथ दीजिए। आप अलग अलग सेक्टर्स में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करिए, रिसर्च कराइए, और आप इन सारे सेक्टर्स को आंसर करिए। अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जाइए, आप पोर्ट डेवलपमेंट में जाइए। अगर उधर चाइना डेवलप कर रहा है सारे कंट्रीज के पोर्ट, आप भारत के पोर्ट्स को इतना डेवलप कर दीजिए, इतने प्रोसेस ऑप्टिमाइज कर दीजिए कि हर पोर्ट को प्रॉफिट में लेकर के आइए। तो दैट इज व्हेन दे टर्न टुवर्ड्स दीज अडानीज एंड दी अडानीज और दी रिलायंस। और यहां अब सरकार को इसका फायदा देखने को भी मिल रहा है। इंटरनेशनल जर्नल्स आर प्रिंटिंग कि इंडियाज आंसर टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव
गौतम अडानी। मतलब एक पूरी कंट्री एक बिजनेसमैन को आंसर बना दिया है चाइना के पूरी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, कि उधर आप डेवलप कर रहे हो, यहां पर ये भयंकर तरीके से इतने अलग अलग इनकी इतनी सारी कंपनीज हैं, उसके थ्रू ये भारत को डेवलप करते चले जा रहे हैं। और इनका एक एम भी है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के। जिस प्रकार रिलायंस ने इंडिया में दुनिया का सबसे सस्ता डेटा पैदा करा, आज भी भारत में दुनिया का सबसे सस्ता डेटा रिलायंस की वजह से आया। आज हम और आप जो इतना मतलब हम इतना जीबी पे जीबी डेटा आज हम उड़ा रहे हैं, याद करिए 2014-15 का समय 1 जीबी डेटा हमारा 250 रुपए का आया करता था। रिलायंस की वजह से वो डेटा आज के टाइम पे हमको वो 1 महीना उसकी वैलिडिटी होती थी, आज हमें पर डे 1.5 से 2 जीबी डेटा हमको मिलता है हमारे पैक में। 3 महीने का पैक होता है हमारा। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज वो डेटा की कीमत 3 रुपए 3.5 रुपए 1 जीबी की कीमत हो गई है। उस समय हम 200-250 रुपए पर जीबी डेटा हम लोग इस्तेमाल किया करते थे। तो इनका कहना है कि जैसे रिलायंस ने डेटा को दुनिया में सबसे चीप डेटा इंडिया में पैदा करके दिखाया और हाई स्पीड डेटा, दुनिया कह रही थी अरे इतने सस्ते में करोगे, अरे स्पीड नहीं दे पाओगे, ये नहीं दे पाओगे। इंडिया हैज गॉट वन ऑफ द बेस्ट स्पीड्स इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द चीपेस्ट डेटाज इन द वर्ल्ड। इनका कहना है उसी प्रकार से हम भारत में दुनिया की सबसे सस्ती हाइड्रोजन पैदा करके दिखाएंगे और सबसे सस्ती हाइड्रोजन हम लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर लोगों के पास में, आप जानते हैं हाइड्रोजन इज ए क्लीन फ्यूल, हाइड्रोजन एक बहुत ही साफ फ्यूल है। तो हाइड्रोजन अगर लोगों के पास में सस्ती हाइड्रोजन पहुंचनी शुरू हो गई, तो ये जो 100 रुपए लीटर तेल है, अगर आपको 22 रुपए 23 रुपए लीटर हाइड्रोजन मिलनी शुरू हो गई, जिसकी भी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है, आपको वही एवरेज 22 रुपए में मिल रहा है जो एवरेज आपको पॉल्यूट करके एनवायरमेंट को 100 रुपए में मिलता था, वही एवरेज आपको 22 रुपए 25 रुपए मिल रहा है। सोच के देखिए कितना अच्छा होगा। इट इज टाइम दैट वी इंडियंस स्टार्ट चेरिशिंग दीज पीपल। मैं आपसे भी इसका एक चीज बताएंगे। देखिए भारत में ना बिजनेसमैन को एक गलत दृष्टिकोण से देखा जाता है। भले हमारा नुकसान कि अडानी साहब ने चाहे कुछ किया हो चाहे ना किया हो, ये बात पक्का है, लेकिन मेनी अ टाइम्स हम लोग अक्सर बिजनेसमैन को इंडिया में बहुत ज्यादा हाई वैल्यू से नहीं देखते। हम उससे ज्यादा सेलिब्रिटीज को देख लेंगे जिन्होंने शायद हमारे लिए या एज अ एंटरटेनमेंट के अलावा शायद जिन्होंने कुछ नहीं किया होगा। हम टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स को देख लेंगे, हम रील क्रिएटर्स को देख लेंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत तो डांस करने के अलावा शायद ही कुछ किया हो। लेकिन हम इन लोगों को हम हमेशा एक शक की नजरों से देखते हैं कि यार ये तो पक्का बात है, गलत है, कुछ ना कुछ तो गलत बहुत जरूर पक्का है, कुछ ना कुछ गलत इसने जरूर किया होगा। तो मैं आपका ओपिनियन यहां पर जानना चाहता हूं कि भारत में ऐसा एवर्जन क्यों है, और क्या आपके मन में है अगर तो ऐसा क्यों है, और ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि धीमे धीमे ये एवर्जन इंडियन कम्युनिटी से ये एवर्जन जाए। एवर्जन का मतलब होता है हेट्रेड। हेट्रेड तो नहीं है मतलब, बट वी आर क्रिटिकल ऑफ बिजनेसमैन, वी नेवर टेक देम एज सेलिब्रिटीज, हम उनको सेलिब्रिटीज की तरीके से नहीं लेते। तो अगर कोई भी ऐसा बिजनेसमैन है जो कि देश के लिए काम कर रहा है और देश को फायदा मिल रहा है, तो मेरा ये मानना है कि हमें उनको सेलिब्रिटी की तरीके से लेना चाहिए। दे शुड बी मच सेलिब्रेटेड, राइट। चलिए, तो ये है इंडियाज आंसर टू चाइना, नेम इज गौतम अडानी। नाम तो सुना ही होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस। तो ये थे अडानी साहब की छोटी सी स्टोरी कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और भारत सरकार भी इनको क्यों फेवर करती है। आपको बता दिया, भारत सरकार के पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो सरकार इस समय बिजनेसमैन को इसीलिए कैपिटलिस्ट को फायदा थोड़ा करती है। कारण उसका यह है कि दे आर आंसर टू द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ चाइना। चाइना अपना इन्फ्लुएंस अपने सरकारी पैसे से ग्रो करने की कोशिश करता है, ये अपने लोगों के पैसे से ग्रो करना, इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करते हैं। लोगों के पैसे से अगर बनेगा तो जॉब्स भी बहुत सारी क्रिएट होंगी और ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप ये सारी चीज समझ गए होंगे और जरूर से बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है इस पूरी चीज को लेकर के। अगर हमसे डिफर भी करता है तो जरूर बताइएगा। हमारा मेन काम न्यूज बताना रहता है और आपसे आपका ओपिनियन पूछना रहता है। ठीक, थैंक यू सो मच।